DRB वगैरह। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ तो आ रहा होगा ना कि हमने स्लाइड्स दोबारा क्यों पढ़ी है। तो ये स्लाइड्स पढ़ने की वजह से ये थी कि आप में से अगर कुछ लोग जो लेट आए और जिनका कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई ये चीज़ें क्या होती, तो हमने थोड़ा सा रिवीजन देख के जो है स्लाइड्स को ये मालूम कर लिया कि हम डेटा साइंस में क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये मशीन लर्निंग के अंदर जो हम AI, यार ये मैं अभी फवाद शुरू करूँगा ना, ऑनसेम्बल मेथड एंड सुपरवाइज। ऑनसेम्बल और सुपरवाइज का तो कोई मैच नहीं है, लेकिन सुपरवाइज अनसुपरवाइज का मैच है। और ऑनसेम्बल मेथड बेसिकली सुपरवाइज मेथड की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए मैं अगर अभी इनको डिस्कस करना शुरू करूँगा ना फवाद, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मशीन लर्निंग का पहला टॉपिक ही होता है। मैं अभी इसको थोड़ा सा ठीक बाद में शायद किसी को समझा दूँ जब मशीन लर्निंग की बारी आएगी, तो वो वहाँ तो मुझे समझाना। अच्छा, अब आइए कि AI की फील्ड के अंदर 3 नाम बहुत पॉपुलर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मैं आपको इनको थोड़ा सा फर्क बता दूं कि जब कोई कहता है कि आप AI कर रहे हैं तो AI इज द सुपरसेट, मशीन लर्निंग इज द सेकंड सुपरसेट एंड डीप लर्निंग इज द थर्ड सेट बेसिकली। यानी मशीन लर्निंग इज अ AI, डीप लर्निंग इज अ AI, ठीक है। मशीन लर्निंग इज एन AI एंड डीप लर्निंग इज एन AI एंड डीप लर्निंग इज आल्सो अ मशीन लर्निंग। तो आपको उस सबसेट का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। तो ये सबसेट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है एनी टेक्निक दैट, इसको बड़ा कर देता हूँ, एनी टेक्निक दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस यूजिंग द लॉजिक इफ देन रूल्स डिसीजन ट्री एंड मशीन लर्निंग इंक्लूडिंग डीप लर्निंग। यानी आप कंप्यूटर से ह्यूमन काम कर पाएं। अब इसमें सारी कैटेगरीज आ जाती है। मिसाल तो बबल सॉर्ट का जो टेक्निक है ना, बबल सॉर्ट, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन बबल सॉर्ट की टेक्निक मशीन लर्निंग नहीं है। अब मशीन लर्निंग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेटा साइंस पढ़ने से पहले मशीन लर्निंग पढ़ लेनी चाहिए। अब वो क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं पढ़ी आपने, ये तो अलग बात है। तो मशीन लर्निंग में अभी आपको किसी वक्त ट्रेनिंग कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग टेक्निक और मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग टेक्निक का डिफरेंस दिखाऊंगा, ताकि वो के मशीन लर्निंग जब शुरू होगी जब तक कराऊंगा, लेकिन अभी बता दूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं ये कह रहा था कि बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम, सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम और इसके अलावा लॉजिक गेट्स के जो टेक्निक्स हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी आते हैं। और इसके अलावा डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते हैं। लेकिन इनमें से वो काम जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग की तरह होता है, जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये AI की फील्ड में होता है, मशीन लर्निंग में नहीं होता, ठीक है। क्योंकि AI का मतलब यह है कि आप किसी मशीन से ह्यूमन के काम करवाएं, तो मशीन लर्निंग अप्लाई करके भी रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ AI, बट सेवरल अदर्स थिंग्स, बहुत सारे ऐसे, मिसाल के तौर पे आपका डेटा है, आपने उसको सॉर्ट कर दिया, ये भी आपने ऑटोमेटिकली करवाया, ये भी आर्टिफिशियल, लेकिन ये मशीन लर्निंग नहीं है। तो मशीन लर्निंग से वो होता है जिसमें डेटा की ट्रेनिंग की जाती है। व्हेनेवर यू ट्रेन द डेटा, इट इज कॉल्ड बेसिकली मशीन लर्निंग। जिसमें आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करके मॉडल तैयार करेंगे, वो बेसिकली मशीन लर्निंग कराते हैं। इसको हम नॉन कन्वेंशनल वे कहते हैं, और उसकी डायग्राम भी है, हम उसको समझ लेंगे कि भाई डायग्राम से किस तरह समझ में आता है। लेकिन बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, और इस तरह के जितने भी दूसरे प्रोग्राम है वो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर आते हैं। अब डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग बेसिकली इज अ सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग। यानी आप जो है वो गौर से देखना क्या कह रहा हूँ कि आपने एक ट्रेनिंग डेटा सेट लिया, जैसे मिसाल के तौर पे एक गाड़ी आपने बनाई और वो ऑटोमेटेड गाड़ी है और उसने चलना है ऑब्स्टिकल को देखते हुए, एक जैसे गूगल बना रहा है, तो आपने कहा हाँ गाड़ी जो है बन गई है, अब गाड़ी जो चल, अब आपने हो सकता है कि उसके अंदर ट्रेनिंग के वक्त कोई 2-4 ऑब्स्टिकल डालना भूल गए हो, उसकी ट्रेनिंग कराना भूल गए हो। अच्छा, कोई ठीक है, आपने ऑब्स्टिकल की ट्रेनिंग कराना भूल गया हो, कोई ऐसा, जैसे मिसाल के तौर पे कोई सामने आपको लकड़ी है उसमें कीलें लगी हुई हैं और गाड़ी उसके करीब आ गई
और रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर कोई इंसान चला रहा होगा तो रुकेगा ना, या टेढ़ी कर लेगा, इधर कर लेगा। आपने कहा कि इसके लिए मैंने ट्रेनिंग नहीं की थी, लिहाजा गाड़ी उस कीलों को नहीं देख सकेगी। जिसकी ट्रेनिंग नहीं होगी उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकती गाड़ी, और उसके बाद गाड़ी का टायर जो है पंचर हो जाएगा। डीप लर्निंग में क्या होता है कि गाड़ी जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसके अंदर, अब ये मॉडलिंग मशीन लर्निंग में आपने खुद की थी, यहाँ पे ये अपनी गलतियों से सीखता है वैसे, और खुद मॉडलिंग, नई मॉडलिंग करता है। जैसे कोई उसको नई चीज़ नज़र आई तो उससे उसने खुद मॉडलिंग कर ली। जैसे आप मिसाल चेस गेम खेलते हैं, कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं, तो आपने पहला चेस गेम कंप्यूटर से हार गए, लेकिन दूसरा चेस गेम आपने हरा दिया। जो आपने हराया है, अच्छा, अब कंप्यूटर जो चेस गेम खेल रहा है वो मशीन लर्निंग पे डिपेंड किया हुआ है। उसमें सारे जो आपकी क्या नाम है, नंबर ऑफ जो परफॉर्मेंस है वो सारी ट्रेनिंग करके उसके बाद उसने अपना मॉडल तैयार कर। अब एक स्पेसिफिक मॉडल तैयार हो गया, आपने खेलना शुरू किया, एक अक्लमंद आदमी होगा वो सारे मॉडल को अगर पकड़ ले तो वो हमेशा जीतता रहेगा कंप्यूटर से। लेकिन अगर ये डीप लर्निंग पे बना होगा तो कंप्यूटर अपने हारने से लर्न खुद करेगा और मजीद उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, और इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि कोई इंसान उसको हरा नहीं सकेगा। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। परफॉर्मेंस इंप्रूव, इसलिए परफॉर्मेंस इंप्रूव हम कहते हैं कि वो खुद से लर्न करना शुरू कर दे। डीप लर्निंग लिखा हुआ भी है यहाँ पे, द सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग कंपोज ऑफ द एल्गोरिथम दैट परमिट सॉफ्टवेयर दैट ट्रेन इटसेल्फ, कि वो अपनी गलतियों से खुद इटसेल्फ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से उसकी गलतियां जो है वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे गेम्स बनने शुरू हुए डीप लर्निंग के बेसिस के ऊपर, डीप लर्निंग के बेसिस के ऊपर, जो बेसिकली ह्यूमन से खेल रहे हैं। ह्यूमन से खेलने पे अगर देखें, मशीन लर्निंग ने एक दफ़ा ट्रेनिंग कर ली, बस वही ट्रेनिंग है। अगर कोई बहुत ज़हीन आदमी होगा तो वो बेसिकली कंप्यूटर की गलतियों को पकड़ लेगा और हमेशा जीतता रहेगा। लेकिन कंप्यूटर ने अगर सेल्फ लर्निंग शुरू कर दी तो वो अपनी गलतियों से खुद लर्निंग जो है वो इम्प्रूव करता रहेगा। तो ह्यूमन को किसी भी कंप्यूटर को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की कैटेगरी में भी आता है जी, बिल्कुल। ठीक है, डीप लर्निंग। तो अब हम, ये तो हो गई एक बात। तो ये इनमें फ़र्क आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ द बेसिकली। अच्छा जी, नो एसक्यूएल में क्या करते हैं जो हम नहीं पढ़ेंगे? बेसिकली होता ये है मेरे भाई के, समझ में तो आ रहा है ना, कोई बोर्ड इनको नहीं नहीं आते, हमें ये पता चल रहा है कि हम बेसिकली क्यों करना चाहते हैं ये चीज़ें। तो इससे हमें एक एडवांटेज मिल रहा है, मार्केट की वैल्यू पता चल रही है। यहाँ से मैंने एक दो स्लाइड हटा भी दी है। इस वक्त मार्केट ट्रेंड के मुताबिक आप लोगों को लालच आ जाती है तो मैंने वो स्लाइड ही हटा दी कि मार्केट ट्रेंड में इस वक्त डेटा साइंटिस्ट की जॉब कितनी है, यानी लोग कम है और जॉब ज़्यादा है एक बार, और दूसरे के मुकाबले में कितने परसेंट तनख्वाह ज़्यादा है। ये आप खुद भी फॉरबेस में जाके चेक कर सकते हैं, ये इंडीड्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि मैं भी डेटा साइंटिस्ट ही बन जाऊँ, क्योंकि काम तो ये भी वो कर रहा है, काम तो दूसरा प्रोग्रामर भी कर रहा है, लेकिन इसकी तनख्वाह जो है वो 100 गुना ज़्यादा है दूसरे प्रोग्रामर से। अच्छा है, नो एसक्यूएल फॉर बिग डेटा। कहता है सम टाइम वी नीड एक्सेस द पार्शियल डेटा। होता क्या है कि आपके पास जो CSV फाइल आपको मिलती है, आपकी हर वक्त पूरा डेटा लोड नहीं करना चाहते मेमोरी में, तो पार्शियली थोड़ा थोड़ा डेटा करके लोड करना चाहते हैं। तो करते ये हैं कि पहले हम उस CSV फाइल से डेटा उठाते हैं और बेसिकली अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब वो नो एसक्यूएल फॉर्मेट में जाके स्टोर कर दें या किसी और फॉर्मेट में जाके स्टोर कर दें, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है तो वहाँ से चंक्स के फॉर्मेट में हमें पिक करना आसान होता है। और ये काम हम जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो ज़्यादा सूटमंद होता है। और डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें इसी तरह का डेटाबेस चाहिए होता है, ताकि हम अपने पार्शियल डेटा को वहाँ से पिक करें, उस पर एनालाइज करें जिसकी बात की जा रही है, और उसके बाद बाकी उस डेटा अपनी जगह पर बैठे। लेकिन अगर सारा डेटा लोड कर लेंगे तो फिर तो मेमोरी की कंजप्शन बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसको तो, हाँ, लेकिन जो मैं तुम्हें इंडीड में जाऊंगा ना तो वहाँ पे जूनियर डेटा साइंटिस्ट, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपने फेसबुक में जिसमें जूनियर डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर्ड था, 6 महीने के एक्सपीरियंस या नो एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इस तरह की कई जॉब्स आती रहती हैं, तो आपको भी इस तरह से जो है वो जूनियर्स के बेसिस पे जॉब मिल जाएंगी। नॉलेज होना चाहिए। अभी हमारे स्टूडेंट की जॉब भी, उसने FIP सिर्फ किया था डेटा साइंस के ऊपर और उसके बाद उसकी जॉब लग गई। अब IBS से शायद उसने कई पोस्टर लगाई थी कि IBS से डेटा साइंस में MS भी कर रहा है, तो लोगों को मिल जाती है। आपको थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है शुरू में पैसों में, तो जूनियर की जॉब लग जाती है। मतलब जहाँ आपको लोग सीनियर्स को 1-1.5 लाख दे रहे हो, तो आपको होता है 35-40 हज़ार रुपये दें, तो आप अपने आप को ग्रो करते हो, उसके बाद आस्ते आस्ते आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, ये तो हो गया नो एसक्यूएल समझ में आ गया क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब आइए, अच्छा, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि रियल टाइम एप्लीकेशन तो हम किसी का भी पिक करके कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। जैसे भी हमने देखा था कि कौन कौन सी इसकी फील्ड है, तो किसी भी फील्ड में हम रियल टाइम एप्लीकेशन का डेटा उठाएं और हम अप्लाई कर दें इसमें। तो कैगल से भी ले सकते हैं। कैगल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बेसिकली रियल टाइम ही होती है। तो हम कैगल्स, अभी कैगल में एक अच्छी कॉम्पिटिशन आई हुई है, पेड है $55,000 की, तो वहाँ पे टीम बना के भी आप जो है वो कैगल की कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। वो के जीते हैं जितना जीते हैं, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े जाइंट बैठे हैं, लेकिन ये है कि पार्टिसिपेशन तो कर सकते हैं। अच्छा जी, सर विल डीप लर्निंग मॉडल बिकम सेल्फ लर्नर इस केस ऑफ द इमेज? जी जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमें लेकिन उसकी स्क्रिप्ट तो लिखना पड़ेगा ना, हमें उसका स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है डीप लर्निंग मॉडल का। ठीक है, अच्छा, लेकिन आजकल जो कैगल में विनिंग पोजीशन पे जो चल रहा है ना, वो एक्सट्रीम बूस्टिंग चल रहा है, जिससे काफ़ी अच्छे जो है ना रिजल्ट्स मिले। हाँ देखो, इमेज डेटा में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, मैं आपको इमेज डेटा पे भी सिखा दूंगा, बस इमेज डेटा को रीड करना दो। ठीक है, मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास बता देना जिस पर तुमको फ्री हो। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, ऐसा ना आके बिजी हो जाऊँ कहीं पे, तो मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं आप लोगों को ये काम करवा दूंगा, मशीन लर्निंग थोड़ा समझा दूंगा, ये समझा दूंगा। ठीक है, कोई एक आदमी याद दिला देना। और उदाहरण के लिए उसमें सारे लोग तो आते भी नहीं है, 20-25 लोग ही आते हैं। अभी भी जब क्लास हो रही है 34 स्टूडेंट है। अच्छा, समटाइम ये कंफ्यूजन करता है कि रैंगलिंग और मंजिंग में क्या फ़र्क है, या रैंगलिंग क्या होता है। लास्ट टाइम चंद्रमान ने भी पूछा था, ये वसीम ने पूछा था। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मतलब आप गूगल कर आपको मिल जाएगा। ये विकीपीडिया से मैंने डाउनलोड किया। तो मैंने आपसे उस भी ये कहा था कि रैंगलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग। तो अब रैंगलिंग का एक वर्ड आता है रैंगलिंग, मंजिंग तो आपको पता है ना, मंज करना। ये उन्होंने कहा है कि 18th सेंचुरी में ये वर्ड यूज होते थे। और डेटा रैंगलिंग समटाइम रेफर टू एज अ डेटा मंजिंग। देखिए, रैंगलिंग कभी कभी मंजिंग के ही कैटेगरी में आता है। इज अ प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग एंड मैपिंग डेटा फ्रॉम वन रॉ डेटा, ठीक है, फॉर्म इनटू अनदर फॉर्मेट विद द इंटेंट ऑफ द मेकिंग। यानी आप एक रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी दूसरे फॉर्मेट के अंदर। समझ में? अब एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कुछ रीजंस चाहिए। ज़्यादातर जो रॉ डेटा आपको मिला उसमें मिसिंग एलिमेंट थे, आप उसको हटाना चाहते हैं, आप जो है वो इनकोडिंग। तो ये जो ट्रांसफॉर्मिंग है ये रैंकिंग कहलाती है। इट मोर एप्रोप्रिएट एंड वैल्यूबल फॉर अ वैरायटी ऑफ द डाउन स्ट्रीम पर्पस सच एज डेटा एनालिटिक्स। यानी आप डेटा को ये क्यों करना चाहिए, तो डेटा एनालाइज करना है, इस तरह से हम इसको चाहते हैं। अ डेटा रैंगलर is a person who perform these transformation operation। और रेंगुलर जो होता है वही, उसको हम डेटा साइंटिस्ट तो नहीं कहते, डेटा इंजीनियर कहते हैं इसको नॉर्मली। इंजीनियर का काम होता है डेटा को क्लीन करना। समझ में आ जाएगा? तो इट इज़ नॉट बेसिकली डिफरेंस फ्रॉम दिस एंड फीचर इंजीनियरिंग। तो अब यहाँ पे कहता है This is include further merging, data visualization, data aggregation, training, statistical model, as well as the many other potential uses। ये सारे मेथड का लगाना बेसिकली उसके अंदर मंजिंग इज बेसिकली सफाई करना उसमें। तो हम ये सब चीज़ें मेथड लगा के, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डेटा रैंकिंग क्या होती है, डेटा रैंकिंग से क्या बुरा है। ठीक है, समझ में आ गया? इस लास्ट स्लाइड की हमारी लास्ट स्लाइड है, जो मैंने रिवीजन के तौर पे आपको समझाई। ये स्लाइड इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। कभी आप पढ़ाएं या फिर आपको कोई काम करना तो आपको पता हो कि किस तरह से ये चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई ना? अब आइए, मैंने थोड़ा सा आज उन लोग, वो लोग तो बोर हो रहे होंगे जिन्होंने काम कर रहा हुआ है और सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन रिवीजन से आपकी ग्रिप मजबूत होगी। और जो लोग जो रहे कहते हैं मतलब पीछे की तरफ, वो थोड़ा हमारे साथ
हो जाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। उनको ये फिर वो ये भी नहीं कहेंगे कि आपने दोबारा नहीं बताया, तो इंशाल्लाह वो क्लेम भी ख़त्म हो जाएगा और सुबह भी हम चलेंगे। बस टारगेट ये देखो, मेरी कोशिश ये है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा पहला टारगेट तो ये है कि हम 8वीं वीक तक डेटा क्लीनिंग का काम सीख जाएं। अच्छा बुरा हो या ना हो, लेकिन क्लीनिंग का काम सीख जाएं, एक बात। और दूसरा ये है कि 7वीं तक सीख जाएं तो बहुत अच्छी बात है, 8वीं में एटलीस्ट हम मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल अप्लाई कर लें। लेकिन चलो, अगर स्लो चलेंगे तो ये भी कर लेंगे। Training of the model if cannot find the desired data set on the Kaggle and data set is not available publicly. Will there be any difference in accuracy or result? हाँ देखो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कलर्ड पिक से मैं शुरू का जुमला नहीं समझ सका। कैन अ पर्सन यूज इमेज फ्रॉम शटर स्टॉक, यानी हम आम डेटा की बात कर रहे हैं, टू डू ट्रेनिंग ऑफ अ मॉडल। अगर देखो ये डेटा स्टैंडर्ड नहीं है, गार्बेज अगर स्टैंडर्ड नहीं है, और सुनना, तो फिर तो आप सिर्फ याद रखना कि जब आप कहीं अपने मोहल्ले से, अपने इधर से कोई डेटा उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ उन्हीं जगहों के लिए काम करना चाहते हैं। काम करेगा, ये अलाउ है, लेकिन इससे लिखे जाने वाले रिसर्च पेपर, इसकी अच्छी एक्यूरेसी का मनवाना, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। यानी आप कहते हैं कि ठीक है, मेरे मोहल्ले में जो है वो ये मसाइल है, मैं इनका डेटा सेट कलेक्ट कर लेता हूँ और इसे अप्लाई करता हूँ। हो सकता है कि वो फिर किसी दूसरे शहर में जाके अप्लाई ना हो सके एप्लीकेबल, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम्स, वहाँ की फिगर्स डिफरेंट हैं। और अगर आपका रिजल्ट इन डेटा सेट के ऊपर 100% आ गया और आप कहते हैं कि मैं इस पर रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि देखो मेरा रिजल्ट, तो दुनिया उसको नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो डेटा सेट है वो आपका अपना है। तो हमेशा स्टैंडर्ड डेटा सेट जो है वो पिक किया जाता है, और नहीं मिले तो फिर अगर अवेलेबल हो और पेड हो तो एक अलग बात है। और अगर फिर आपको फिर भी नहीं मिल रहा, मैं मान लेता हूँ कि नहीं मिल रहा कहीं से, तो फिर समझ लें आप सिर्फ अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं, इसको आप कहीं पे सेल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने मोहल्ले, अपने शहर या अपने जिसके लिए भी काम कर रहे हैं। यू में स्क्रैप डेटा, जी जी समझा दिया मैंने। अगर इमेज के ऊपर वाटर मार्क है तो फर्क पड़ सकता है, जी बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि वाटर मार्क को हटा के ही उसकी ट्रेनिंग हो सकेगी। और नॉर्मली अगर डीप लर्निंग में कर रहे होते हैं तो इसमें एक मेहनत ये करनी पड़ती है कि आप उसकी कटिंग कर लें उस रीजन की जिसमें डेटा है, एक्चुअल डेटा है। और हम बेसिकली अपने डीप लर्निंग को जब ट्रेनिंग मॉडल देते हैं तो उसको बताते हैं कि इस पूरी इमेज में सिर्फ ये वाला रीजन हमारा काम का है, उसको हम ROC कहते हैं, रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट हम बताते हैं उसको, तो वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर ट्रेनिंग करते हैं। जैसे मिसाल तो एक तस्वीर है, उसमें बिल्ली भी है, डॉग भी है और 2-3 जानवर है, लेकिन हमें सिर्फ बिल्ली को ट्रेन कराना है उसमें से, तो हम उसको रीजन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, बाउंडेड बॉक्स। जी बिल्कुल। इसके कई तरीके होते हैं, XML से भी दे सकते हैं और बहुत सारे दूसरे तरीके, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं इसका। तो वाटरमार्क अगर लिखा हुआ है और तस्वीर के ऊपर है तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर वाटरमार्क तस्वीर के ऊपर जो है वो नहीं है, ऊपर की तरफ है, आगे पीछे, तो उसको आप बाउंडिंग बॉक्स बना के अलग करें। हर वो चीज़ जो कि नॉइस है, जो आपका मेन इमेज होगा, उसके अलावा जितनी चीज़ें उसके अंदर होंगी वो आपके लिए नॉइस है। नॉइस अगर इनकॉर्पोरेट हो गया तो समझो ट्रेनिंग में प्रॉब्लम करेगा। चाहे वो तस्वीर कोई, यानी मिसाल आपने क्लासरूम में किसी आदमी की तस्वीर खींची, उसके अंदर ब्लैक चेयर्स भी आ गई, पेन भी आ गया, कॉपी भी आ गया, लेकिन आपको फेस चाहिए था, तो फेस के अलावा जितनी चीज़ें वो सब नॉइस है, उनको ख़त्म करना है। तो नॉर्मली फेस डिटेक्शन के जो मेथड्स लगाए जाते हैं इसीलिए लगाए जाते हैं। तो फेस डिटेक्शन लगा के अलग कर लेते हैं। कहीं भी फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा होता तो फिर आप उसके अंदर बाउंडिंग बॉक्स लगा के अलग करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर की बातें। अच्छा, आइए अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग साइड पे भी चलते हैं। और वही मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन चलो रिवीजन हो जाएगा, फिर हम नए टॉपिक पे भी आएंगे। ऐसी बात नहीं कि सारा ही रिवीजन करेंगे आज। अच्छा, अभी हमारे पास है 35 स्टूडेंट, 34 स्टूडेंट, और मुझे नहीं पता बाकी कहाँ हैं, और इनमें से वो लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सअप किया था या नहीं किया था। अगर वो काफ़ी स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किया कि स्लो चले और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कोड करें। अच्छा जी, अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। और ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा समझाया, अब प्रोग्रामिंग में क्या करना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ।
सारा काम तो नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने जो पहला असाइनमेंट दिया था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि जो पहला असाइनमेंट हमने दिया था उसके कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि जो लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि असाइनमेंट बहुत मुश्किल था या बहुत डिफ़िकल्ट था, तो वो समझाना कि भाई इतना डिफ़िकल्ट असाइनमेंट नहीं था। सवालात ज़्यादा होने से आपको एडवांटेज होगा कि आपकी लॉजिक, आपकी ग्रिप बढ़ेगी। थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा ना कि आपकी ग्रिप आपको वैसे भी 7वें सेमेस्टर में कोर्स, ये अगर आप इस फील्ड में जॉब करना चाहिए तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, और आप तो ये चाहोगे जितना आप ग्रैब कर लो उतना अच्छा है, बाकी वरना खुद पढ़ना पड़ेगा। असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन ये था कि आपने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाना था, और ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना था भाई, पहले क्वेश्चन के अंदर उसका क्यूमुलेटिव सम निकालना था, और पहले तो अपने कोड से लिखना था और उसके बाद दूसरा जो है वो आपने पाइथन के मेथड से लिखना था। ये पहला क्वेश्चन था। जिन लोगों ने सबमिट नहीं कराया है या जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके लिए मैं सवाल करा रहा हूँ, जिन्होंने करा दिया है वो बोर हो रहे होंगे, या हो सकता है कि कोई चीज़ इसके अंदर क्लिक कर जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है NP numpy as NP, फिर रैंडम हमने यहाँ पे जनरेट किया है 0 से 20 के दरमियान डेटा होना चाहिए, 4 रोज और 3 कॉलम्स। अगर मैं इसको खोल के इसको चलाता हूँ तो हो सकता है कि ये आपको यहाँ पे शो कर देगा गालबन कि आपका डेटा ये है। इसका क्यूमुलेटिव सम आप अभी कर लें, फौरन समझ में आ जाएगा आपको। क्यूमुलेटिव सम का मतलब है कि आप एक ही एलिमेंट के पास जाएंगे और उसको ऐड ऑन कर लेंगे। ये बात मैंने आपको समझा दी थी कि ये करना है। तो यकीनन 2 लूप चलेगा, और शायद दोनों फॉर के चलाएं, दोनों वाल के चलाएं। आपने कहा कि पहले आप एरे का क्या ले लें, साइज ले लें। साइज लेने के लिए शेप का मेथड है और दूसरे बहुत सारे मेथड है, आप जो मेथड चलाना चाहे चला लें। एरे डॉट शेप करेंगे तो रॉ और कॉलम आपके पास आ जाएंगे, तो रॉ को रॉ में, कॉलम को कॉलम में ले लिया, ठीक है। फिर टेम्प को 0 किया क्योंकि क्यूमुलेटिव सम जो है वो टेम्प में लेंगे। फिर उसके बाद i इज इक्वल टू 1, i इन रेंज ऑफ आपने रॉ तक चला लिया, और j को भी आपने कॉलम तक चला लिया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब आप 0 पे होंगे, स्टार्टिंग जो चल रहा होंगे, क्योंकि आई जो है इन रेंज ऑफ रॉ, रॉ का मतलब है जब आप नहीं देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू तो वो स्टार्ट 0 से करके रॉ तक जाएगा। ये रेंज के अंदर के पैरामीटर्स हैं, 3 मेजर पैरामीटर्स, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो आपने यहाँ पे सिर्फ स्टॉप दिया हुआ रॉ, यानी स्टार्ट उसको 0 से करना है। यहाँ पे कॉलम दिया हुआ स्टार्ट इसको 0 से करना है। अब आपने कहा कि एरे आई जे, आई का मतलब 0 पे जो डेटा है वो ले, टैब 0 है, ऐड करे और टैब में रख दे, और ये चलता रहेगा। जब सारा डेटा ऐड हो जाएगा तो फिर वो टैब को प्रिंट कर देगा। तो टैब प्रिंट करेंगे। अब तो क्योंकि पहले मैंने किया था तो 109 आंसर आया था, अब करेंगे तो डिफरेंट इसलिए आएगा कि रैंडम एरे था। देखें इसका आंसर जो है मेरे पास 130 आ गया, ठीक हो गया। इंटरनेट पे क्यूमुलेटिव समीशन की कुछ और डेफिनेशन है। क्यूमुलेटिव समीशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, नहीं बताओ सर। ये इस एरे में क्यूमुलेटिव सम सिंगल नंबर है। हाँ, सिंगल नंबर ही होता है। आप पूछ लेते हैं मुझसे, चलो हो सकता है कि कुछ इंटरनेट पे ज़रूरी नहीं है कि जिसने इंटरनेट पे लिखा हो वो कोई ऑथेंटिक वेबसाइट भी हो या ना हो भाई। इंटरनेट पे सारा मटेरियल सही थोड़ी रखा हुआ है। तो क्यूमुलेटिव सम का मतलब होता है कि सब सारा डेटा हम सम करके, मेरे जहन में ये तो वो हमने कर लिया यहाँ पे। उसके बाद जब आप इसको सम के मेथड से चलाएंगे, सम के मेथड से चलाएंगे, यानी एरे ए में जो डेटा था और उसको मैं सिर्फ सिंपली बिल्ड इन मेथड से चला लूँ, तो सम जब आप करेंगे तो देखें दोनों का आंसर 130 आ रहा है। समझ आई बात है। तो बेसिकली टोटल सम आप कर रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि क्यूमुलेटिव सम, तो फिर वो क्यूमुलेटिव सम विद रिस्पेक्ट टू रॉ या विद रिस्पेक्ट टू कॉलम होता है जो आप बात कर रहे हैं, या विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल होता है। अगर मैं क्यूमुलेटिव सम कहूँगा ना, क्यूमुलेटिव सम ऑफ एन एरे, तो इसका मतलब है पूरे डेटा का सम करना है। अगर मैं कहूँ क्यूमुलेटिव सम विद रिस्पेक्ट टू रॉ, तो फिर आप क्यूमुलेटिव सम विद रिस्पेक्ट टू रॉ करेंगे, यानी 14, 1, 0, 12, 18, 17, 8, 12, और विद रिस्पेक्ट टू कॉलम तो 18, 14, 18, 16, 1, 17, 19 यूँ करें। डायगोनल तो
लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था, मैंने तो कहा था क्यूमुलेटिव सम विद रिस्पेक्ट टू रॉ। ठीक है, अच्छा जी, मैंने पढ़ लूँगा उसको मैं, वो तो मसला नहीं है। सर इज़ रियली सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट सर, मेरी लाइट, भाई तुम लोग अपने मोबाइल में आजकल इतना मसला है लाइट का, हमारे में अभी इस वक्त लाइट नहीं है मेरे पास, लेकिन यार मोबाइल में डेटा डलवाना पड़ता है, पूरी क्या करें, कुछ पैसे अपने जेब खर्ची से बचाओ। हाँ दानिया तुम्हारी बात सही होगी, मैं ये नहीं कह रहा, आप पूछ लेते हैं मुझसे। एक बिल्कुल क्लीन डेफिनेशन है, क्यूमुलेटिव सम विद रिस्पेक्ट टू कॉलम, क्यूमुलेटिव सम विद रिस्पेक्ट टू रॉ, क्यूमुलेटिव सम विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल, या क्यूमुलेटिव सम। तो जब वर्ड क्यूमुलेटिव सम है तो पूरे एरे का है, बस ये हम उस डेफिनेशन पे जाते ही नहीं। हाँ कम सम कर लेते हैं, कह रहा है CUM कम सम। अब ये जो कम सम है, इसमें इसका मतलब है आप कम सम के पैरामीटर देखिएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू या तो रॉ निकाला है या कॉलम निकाला है इसने, या जो भी निकाला है इसने। ठीक है, तो हम इस सेंटर में पढ़ते ही नहीं, हम तो बेसिकली पूरे एरे का कर रहे हैं, तो इसमें आप उसको सही कर लीजिएगा, उसको कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्यूमुलेटिव सम बेसिकली वर्ड है और वो विद रिस्पेक्ट टू रॉ या विद रिस्पेक्ट टू कॉलम है, 14, 32 जो भी है, यानी इसने देखो आखिर में, तुम समझ नहीं रहे बात, कम सम जब मैंने निकाला है, तुम ये जरा देखो, कम सम जब निकाला, कहाँ गया मिस्टर बिलाल और सारे स्टूडेंट, वैसे तो ये उमर अहमद ने पेश किया था कम सम का, मैंने इसका आखिरी डिजिट देख रहे हो क्या आंसर आ रहा है, ये एक्चुअल आंसर है, ये तो शो कर रहा है कि देखो पहले 14 था, 14 को 18 में ऐड किया, ये एक एक स्टेप शो कर रहा है, और सुनना, 14 को 18 में ऐड किया 32 हो गया, 32 को 16 में ऐड किया 48 हो गया, 48 को 1 में ऐड किया 40, कर तो वही रहा है ना भाई तानिया उमर साहब, आप जरा गौर से देखो, तो एक्चुअल में जो आंसर है, ये सारे आंसर थोड़ी हैं, एक्चुअल में जो आंसर वो ये है, क्यूमुलेटिव सम के जो आंसर है 130, ये वाला आंसर आएगा 130, ये आंसर है। समझ आ रही बात है उमर, क्लियर है ना? अच्छा, लूप से करना था, दोनों तरीके से करना था, हमने कहा था उसमें लिखा था पहले आप अपने मेथड से करें और फिर उसके बाद आप इससे करें। अच्छा देखो, मैं अभी चेक करने वाली बात तो नहीं करूँगा ना, इतना टाइम नहीं है, ये जो लिंक्स दिए हैं बाद में चेक कर लूँगा मैं, जो स्क्रीनशॉट्स हैं बाद में चेक कर लूँगा मैं, सवालात ले लेता हूँ। सर चार्जिंग एंड हो करूँ है मोबाइल, कोई बात नहीं, चलो ये तो मसला है, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते हल हो जाएंगे, अंदर बेहतर करेगा, एक इलेक्ट्रिक वैसे बिक जाएगी। सर कम सम का मेथड ही नमपाई का क्यूमुलेटिव सम का वो तो सही है, उसकी आखिर वाले एलिमेंट आपका सम निकाल के दे देता है। अच्छा जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, हर जगह ये मिला, कोई बात नहीं, आपका आंसर सही मान लेंगे। सर अगर आप टोटल सम बोलते, चलो ठीक है कोई मसला नहीं है सर, आप कम सम एक बार रन कर दिया मैंने, आपके सामने है साद अब्बासी, और उसका आखिरी वाला डिजिट मेरा आंसर है, आपका आंसर अगर आपने क्विज में ऐसा किया तो मैं सही कर दूंगा। सर गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत नहीं हुआ, ये मैं साद अब्बासी का आंसर दे रहा हूँ। तला अकरम, इस मेथड से क्या है तो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। वलीद, हाँ मगर आउटपुट तो एरे होगा, हाँ आप कहते हैं तो मान लेते हैं वलीद साहब। उमर, सर मैंने लास्ट इंडेक्स वाला वैल्यू प्रिंट करवाई है, सही करवाई है बिल्कुल। फवाज, सर सब ने कम, तो सबका आंसर सही मान लेंगे फवाज, सब ने कम सम से किया है तो। वसीम, लूप से भी करके साथ में प्रिंट करवाते तो सेम ही आता, जी बिल्कुल ऐसा ही था, वसीम साहब ने सही कहा। तो बात चलो ठीक है, सबको मार्क्स की पड़ी हुई है, कि मार्क्स तो नहीं काटेंगे, नहीं काटूंगा, सही है, नक्शा ये निकल आया। ठीक, तो आइए, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, चैट बॉक्स साइड पे सही, सॉरी है, ठीक हो गया। तो कम सम वाले भी जायज़ हैं और सिर्फ सम वाले भी सही हैं, दोनों को मैं, कोई इशू नहीं है, कम सम और सम दोनों सही है। सम से करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, वो जो 130 थी। गुड, पानी पी। अच्छा जी, आइए दूसरे सवाल पे।
दूसरा क्वेश्चन के 4 पार्ट थे गालिबन। उसमें इन्होंने कहा था कि आपने एक n इंटू एन का मैट्रिक्स रजिस्टर करना है और उसके डायगोनल के अपर डायगोनल के नीचे वाले पार्ट का अलग अलग सम लेना है। मतलब मैंने तो मिला के ले लिया, लेकिन पहले पार्ट में था डायगोनल के अपर पार्ट का, डायगोनल शामिल नहीं होगा, डायगोनल के नीचे पार्ट का। फिर उसके बाद तीसरे में लिखा था डायगोनल का सिंगल लूप से, ठीक है। और चौथे में लिखा था कि किसी इंडेक्स का समीशन अगर इवन है तो उसको कम्यूटेटिव सम करना है। तो ये 4 सवाल थे इसके अंदर। यानी अगर मैं यहाँ पे 5x5 का मैट्रिक्स लूँ, ये तो 3x3 में 5x5 का मैट्रिक्स लूँ तो ये 5x5 का मैट्रिक्स आ गया। इसमें 9 9 14 5 10 डायगोनल है, 9 9 14 5 5 डायगोनल है। और इसके अपर पार्ट जो है, इसका अपर पार्ट जो है वो 3 0 7 0 13 17 और 6 5 0 और 14 है। ये अपर पार्ट, इनका सम लेना है हमें। अब इसकी टेक्निक ये थी कि आप उसको अपनी मेथड से करें तो बहुत अच्छा, ताकि आपको नमपाई पे क्लियर हो, नमपाई में आपका हाथ जो साफ हो। तो आपने कहा कि हम बेसिकली इसको अगर हम खुद करते हैं वो, तो आप इसको इस तरह से करेंगे कि आप किसी भी डायगोनल से अपर पार्ट के इंडेक्स को देखें तो इसमें कॉलम का इंडेक्स रॉ के इंडेक्स से बड़ा होता है। यानी 3 को देखें तो 3 जो है 1 0 1 है, और 0 को देखें तो 0 2 है, 7 को देखें तो 0 3 है। इस तरह 13 को देखें, 13 जो है 1 3 है, 1 2 है, सॉरी 0 से काउंट कर रहा हूँ क्योंकि आप पाइथन पे हो, मैं 1 2 है, ये 1 3 है। तो डायगोनल के ऊपर के जो इंडेक्स होते हैं वो हमेशा कॉलम का इंडेक्स रॉ के इंडेक्स से बड़ा होता है, और डायगोनल के नीचे के इंडेक्स हमेशा रॉ के इंडेक्स कॉलम के इंडेक्स से बड़े होते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, ये हम डेटा स्ट्रक्चर में भी करते रहे। तो आपने अगर कॉलम के डायगोनल के ऊपर वाले करने तो आपने चेक करना होगा कि जब इंडेक्स आ रहा हो तो सिर्फ वो इंडेक्स जिसमें कॉलम का इंडेक्स रॉ से बड़ा हो, दूसरे लफ्जों में रॉ का इंडेक्स कॉलम से छोटा हो। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक साथ ही कर दिया। मैंने एक और एरे बनाया है, एरे ऊपर बनाया है एरे बी के नाम से, और मैंने कहा कि इसके भी हमने शेप करके रॉ और कॉलम अलग अलग कर लिया। टेम्प यू अपर पार्ट, टेम्प एल लोअर पार्ट को 0 कर दिया हमने। जब अपर पार्ट को सम करूंगा टेम्प यू में करूंगा, लोअर पार्ट को करूंगा टेम्प एल में करूंगा। फिर मैंने पहला फॉर चलाया, i इज इक्वल टू 1 टू रेंज रो और फॉर j रेंज कॉलम दिस, और मैंने कहा कि अगर i यानी जो इंडेक्स है रॉ का वो j से छोटा हो तो अपर पार्ट है यानी अपर में ऐड करो, और i अगर j से बड़ा हो तो ये इसका मतलब है लोअर पार्ट है यानी लोअर में ऐड करो। डायगोनल नहीं है इसमें, डायगोनल जब होता है जब इक्वल होता है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ डायगोनल, लेकिन क्योंकि डायगोनल का सवाल मैंने एक लूप से करने के लिए कहा था, लिहाजा ये यहाँ पे फिजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 लूप चल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट लिखा हुआ है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 को मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये दोनों पार्ट जो है सॉल्व हो गए यहाँ पे। अभी तो क्योंकि मैंने इसको ब्रेक किसमें, क्लास का ब्रेक, बस ये खत्म होने वाली क्लास, 5 मिनट रह गए, ये बस सेशन बंद होगा तो फिर हम ब्रेक ले लेंगे, फिर 2:20 पे ज्वाइन करेंगे 5 मिनट के बाद। ये पहले ब्रेक बोल रहे हो या कोई और ब्रेक हो रहा है? पता नहीं सर। अच्छा, जब मैं रन करूंगा तो देखिए अब आंसर जो है वो इसका डिफरेंट आएगा। अब आंसर आ रहा है अपर पार्ट का 130 आ रहा है और लोअर पार्ट का 90 आ रहा है, क्योंकि रैंडम चेंज कर दिया। और अगर आपने इसको करेक्टली टेस्ट करना है तो आप इसको साइज छोटा कर लें, 3x3 कर लें, फिर आप देखें। आप इसको 3x3 करके चलाएं, 3x3 करके चलाया, ये है। अब देखिए डायगोनल यहाँ पर है, डायगोनल यहाँ पे है 19 15 18, तो अपर पार्ट कितना है 14 4 और 9, तो कितना आंसर आना चाहिए अपर पार्ट का, 14 और 4 18 और 9 27। मैं भी सवाल पढ़ता हूँ जो रहा, तो 27 आंसर आना चाहिए अपर पार्ट का। जब मैं इसको चलाऊंगा तो देखें क्या होगा भाई, टेंशन दे रहा है। हाँ, से 130 क्यों आ रहा है इसका?
अच्छा भाई कहीं गड़बड़ हो गई। हाँ ये क्या हो रहा है, सही कह रहा हूँ 36, क्योंकि मैंने उसको चेंज कर दिया ना। तो 14 और 26 और 10 36, तो देखो अपर पार्ट का 36 आ रहा है, लोअर पार्ट का 17 और 5 22 आ रहा है। अच्छा मैं सवाल पढ़ देता हूँ जो मैंने सवाल लिखे ऊपर। सर डेटा अगर हमें पास वर्ड डॉक टेक्स्ट की फॉर्म में है तो उसको एक्सेल फॉर्म में सीवीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेव एज करके कर सकते होंगे, ये मुझे तुम थोड़ा टाइम दो तो मैं पढ़ के बता सकूंगा, मतलब देख के बता सकूंगा एक्सेप्ट वर्ड में कहाँ ऑप्शन होता है कि हम उसको सीवीएस में कैसे करेंगे। ठीक है, पहले मुझे अगर तुम डेटा भी दे दोगे ना तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी, ताकि मैं देख लूँगा तुम किस वाले डेटा की बात करो। समटाइम न्यूमेरिक डेटा आसानी से हो जाता है, स्ट्रिंग मुश्किल से होता है। ठीक है इब्राहिम, तो तुम मुझसे व्हाट्सएप पे अलग से पूछ लेना, मैं उसको कोशिश करके बता दूंगा तुम्हें। सर एल्गोरिथम में डिफरेंस हो लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो तो कोई फर्क, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एल्गोरिथम में, कोई फर्क नहीं। सर प्रिंट में टेम्प क्यों करते हैं? हाँ ठीक है, थैंक यू रवा, तुमने सही कहा, मैंने वो ओके इब्राहिम। तो मुझे इब्राहिम देना टेक्स्ट, तो मैं तुम्हें वर्ड से सीएसवी किस तरह करेंगे बता दूंगा। प्रिंट में टीएमपी, यहाँ तक बात समझ आ गई ना। अब उसने कहा था कि हमें डायगोनल का सम लेना है लेकिन सिंगल एरे से, तो ये डायगोनल का सम मैंने एक बेसिकली टेम्प, अभी एरे वही यूज़ कर रहा हूँ जो ऊपर है, एरे मैंने चेंज नहीं किया, एरे बी ही के नाम से यूज़ कर रहा हूँ। डायगोनल में अगर देखा जाए तो 17 और 8 25 तो 27 आंसर आने चाहिए अभी, तो 27 आंसर। अच्छा ये अभी ना ये जूम बंद हो जाएगा, जूम बंद होगा तो हम क्लास ब्रेक में चले जाएंगे और 2:20 पे ज्वाइन करेंगे। अच्छा 27 आंसर आना चाहिए ना। तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे फॉर के इन रेंज रॉ, अब हम आप चाहे रॉ लिख लें चाहे कॉलम, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैंने यहाँ पे रॉ पे एक सिंगल लूप चला रॉ लिख लिया मैंने। और मैंने क्या कहा कि मुझे सिर्फ उसका चाहिए जो कि डायगोनल, जो डायगोनल पे तो हर चीज़ सेम इंडेक्स होता है ना, 0 0 1 1 2 2। तो हमने कहा कि जब लूप चल रहा होगा के का, तो जब 1 लेगा तो हम के पे चला देंगे, दूसरे लूप की जरूरत ही नहीं है हमें कि हम जे को तलाश करें। हमें तो डायगोनल चाहिए, तो के अगर 0 है तो अगला भी 0 0 0, के अगर 1 है तो 1 1, के अगर 2 है तो 2 2। तो हमने वहां से उसको पिक किया और टेम डी के अंदर ऐड करके टेम डी को प्रिंट करा दिया। इस वक्त इसका आंसर मेरे हिसाब से 27 आना चाहिए, तो ये 27 आंसर आ। ठीक है, नहीं तो सवाल में ही लिखा हुआ था डायगोनल, अगर इसमें कॉलम ज्यादा हुए तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डायगोनल नहीं बनेगा। समझ आ रही बात? तो इसीलिए मैंने सवाल में ही n बाई n मैट्रिक्स दिया था, तो ये बात ध्यान में रखना, फिर तो डायगोनल बनेगा ही नहीं ना। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई? सवाल में लिखा, और लास्ट पार्ट ये था, ये तो आसान सा बात था लास्ट पार्ट, कि आपके जो मैट्रिक्स है उसमें जिस इंडेक्स का सम इवन हो सिर्फ उसको शामिल करें। जैसे पहला वाला है 0 0, इसको शामिल करें, ये है 0 1, इसको सम करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऑड होगा, इसको शामिल ना करें। इसको देखें 0 2, इसको शामिल करें, 2 0 इसको शामिल ना करें, इसको सॉरी 1 0 इसको शामिल ना करें, 1 1 2 हो जाएगा। तो जिस इंडेक्स का सम इवन हो उसको शामिल कर दें आप। तो यहाँ पर पार्ट 4 आखिरी पार्ट यहाँ पे चलाया है मैंने, कहते हैं फॉर रॉ एरे वही लिया हुआ मैंने, टेम भी अभी तक इस सवाल में एक ही एरे बनाया, चारों सवाल उसी से किए मैंने। आपने कहा कि रॉ कॉलम एरे भी शेप ले लिया हमने, फॉर आई इन रेंज रॉ और कॉलम, और फिर सिंपल आई और जे को प्लस किया, रिमाइंडर 2 करके 0 के इक्विवेलेंट लेने की कोशिश की, यानी कंपेयर कराया, अगर 0 के बराबर है इस वक्त करंट इंडेक्स तो एरे बी आई जे को बी में ऐड करके बी से सॉल्व कर। ये आपके पास जो है वो थोड़ी लॉजिक भी इंप्रूव होगी और आपका नमपाई एरे में हाथ भी क्लियर होगा कि भाई किस तरह से सॉल्व करते हैं। इवन कि हमें अभी और भी बहुत सारे नमपाई